हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर तैयबा खान आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ PYQ। चैप्टर हमारा रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो बेटा इसके अंदर जितने भी PYQ आए हुए हैं हम उनको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कह रहे हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में पाया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना है किस में। तो बेटा पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस कितने प्रकार का होता है। फोटोसिंथेसिस 2 टाइप्स का होता है, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। तो इसमें हमसे एनऑक्सीजेनिक की बात कर रखी है बेटा। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो ये करता होगा, क्योंकि बाकी तो हमें पता है ये एलिमिनेशन करना पड़ जाएगा हमें। तो बच्चों देखिए रोडोस्पाइरलम, यही हमारा पहला आंसर करेक्ट है। अभी कैसे करेक्ट है ये हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। CO2 और वाटर लेके प्लांट हमें पता है कि ग्लूकोज बनाते हैं, ये बात हमें क्लियर है। लेकिन रोडोस्पाइरलम क्या है बेटा, एनऑक्सीजेनिक है, तो ये वाटर को यूज़ नहीं करेगा क्योंकि इसमें ग्लूकोज के साथ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये नॉर्मली प्लांट की बात हो रही है। लेकिन रोडोस्पाइरलम क्या करता है बेटा, CO2 के साथ हमारा H2S ले लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेता है। तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज ना करके सल्फर गैस को रिलीज करता है, इसलिए इसको एनऑक्सीजेनिक की कैटेगरी में रखा गया है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। और बाकी बेटा ये सारे ही वाटर का यूज़ कर लेते, बाकी वाटर का यूज़ करते हैं ये और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, इसलिए इनको हम ऑक्सीजेनिक कहेंगे। और वो नहीं करता है, वो सिर्फ सल्फर को रिलीज़ करता है, इसलिए हम उसे एनऑक्सीजेनिक कहेंगे। तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन। तो बेटा देखिए पहले हमें पता होना चाहिए फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है। फोटो रेस्पायरेशन को हम C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक वेस्टफुल साइकिल है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ गेन नहीं होता है। इसके अंदर हमारा ATP यूज़ हो जाता है और हमारा CO2 भी रिलीज़ हो जाता है, तो दोनों ही उसमें हमें नुकसान हो रहा है, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इसको चला के। फिर भी प्लांट इसको करते हैं क्योंकि प्लांट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, वो इस प्रोसेस को कर लेता है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो बेटा फोटो रेस्पायरेशन हमें ये तो पता चल गया वेस्टफुल साइकिल है, लेकिन ये 3 ऑर्गेनल में चलती है। इतनी वेस्टफुल होने के बाद भी 3 ऑर्गेनल इसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो उनमें से बेटा इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ इसके याद करने के लिए। इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है क्यूट PM। हमारे PM कैसे हैं, क्यूट हैं। तो बेटा C से क्लोरोफिल, P से पेरोक्सिसोम, M से माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनल हैं जिसमें ये साइकिल चलती है। और सीक्वेंस भी बेटा यही है। कभी कभी वो आपसे क्वेश्चन में ऑर्गेनल ना पूछ के वो ऑर्गेनल आपको दे देंगे और सीक्वेंस को आगे पीछे कर देंगे, देन वो आपसे पूछेंगे कि करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर करिए आप इनको। तो आपको याद रखना है कोड जो मैंने बताया है, क्यूट PM। ओके बच्चों, पहले क्लोरोफिल आएगा, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सर्च कर लिए देखिए, क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम आ जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसमें वैक्यूल दे रखा है, इसमें गोल्गी बैडी दे रखा है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है। ये तीनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्रेन्स एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीफ। पूछ रहे हैं आपसे कि क्रेन्स एनाटॉमी किस में पाई जाती है। तो बेटा ये आपको पता होगा C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। C4 प्लांट के अंदर हमें क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है। क्रेन्स एनाटॉमी मतलब उसके अंदर बंडल शीथ सेल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल के साथ, उसे ही क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। वेस्कुलर बंडल के राउंड में कुछ हमारे बंडल शीथ सेल आके उसको कवर कर लेती हैं, देन मीजोफिल सेल होती हैं, तो वो एक एनाटॉमी बन जाती है, उसी का नाम क्रेन्स एनाटॉमी है। और बेटा ये आपको प्लांट का नाम दे रखा है। इन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि C4 प्लांट, C3 प्लांट, ऐसे ना पूछ के इन्होंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको उससे सॉल्व करना चाहिए। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि C4 प्लांट के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन से एग्जाम्पल हैं इसके। तो हमें पता है शुगर केन होता है बेटा, और आपका आंसर दे रखा है शुगर केन। बेटा पोटैटो C3 का एग्जाम्पल है, C3 है ये भी C3 है। हमारा एक एग्जाम्पल है C4 का, शुगर केन, मेज और सोरघम, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं जो आपके C4 प्लांट के अंदर आते हैं। तो हम लिख देते हैं
आपको ये उसको नोट कर लेना, शुगर केन, सॉरगम और बेटा मेज़। ये 3 ऑप्शन आपको याद रखने हैं, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो शुगर केन ना दे के मेज़ दे दे, तो आपको C4 के साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी याद करने हैं और C3 के भी याद करने हैं। तो बेटा ये ऑप्शन आप नोट भी कर सकते हो। चलें बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट ड्यू टू। अच्छा, कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस में हमारे C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से कौन कर पाता है फोटोसिंथेसिस को? C4 प्लांट। हमारे C3 प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसका इन्होंने हमसे रीज़न पूछ लिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। देखो बेटा फोटो रेस्पायरेशन हम पहले भी पढ़कर आए और यहाँ पर भी आ गया। फोटो रेस्पायरेशन को ही हम क्या कहते हैं? C2 साइकिल। और ये कैसी साइकिल है बेटा? वेस्ट। तो आप देख रहे हो एक ही टॉपिक से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया और यही इसका आंसर है। C4 प्लांट क्या करते हैं? वो फोटो रेस्पायरेशन बहुत कम करते हैं, इवन करते ही नहीं है। आप ये समझिए नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, बहुत कम, रेयरली। इस वजह से इनके फोटोसिंथेटिक यील्ड हाई आती है। बट हमारा C3 प्लांट जो होता है बेटा वो शो करता है C2 साइकिल, बिकॉज C3 साइकिल में हमारा जो एंजाइम होता है वो होता है रुबिस्को। रुबिस्को क्या हो गया? रुबिस्को के बाद बेटा 2 एक्टिविटी होती है। एक होती है ये CO2 से ही बाइंड कर सकता है और दूसरी से ऑक्सीजनिक एक्टिविटी से ही अपने O2 से बाइंड कर लेता है। जब ये CO2 से बाइंड करता है तो बेटा ये C3 साइकिल चलाता है, जिससे हमारा ग्लूकोज बनता है। अगर इसको CO2 की कंसंट्रेशन हाई मिल रही है तो ये क्या करेगा? C3 साइकिल चलाएगा और ग्लूकोज बनाएगा। बट अगर इसे ऑक्सीजन मिल रहा है, CO2 कम है, एनवायरनमेंट में है ही नहीं, और उसके पास क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, तो भी वो साइकिल चलाएगा, काम करेगा। लेकिन साइकिल कौन सी चला लेगा? वो फोटो रेस्पायरेशन वाली C2 साइकिल चला लेगा, जो हमारे लिए वेस्टफुल है। इसमें हमारा ATP यूज हो जाता है और CO2 भी रिलीज हो जाती है। हायर लीफ एरिया बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेजेंस लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नहीं बेटा क्लोरोप्लास्ट तो उसमें भी होता है ना। प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल है तो वो तो वाटर को ऊपर जाने से, उड़ने से रोकेगी ना, वेपराइजेशन को रोकेगी, वाटर को कैप्चर करने में हेल्प करेगी। फोटोसिंथेसिस में उसका कोई रोल नहीं होता इतना। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस दैट मेक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। अब आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जो डिफरेंस क्रिएट करती है। मेजर डिफरेंस किसकी वजह से हम C3 और C4 को अलग कर देते हैं, उसका पूछा है इन्होंने। तो बेटा फोटोसिंथेसिस तो दोनों में ही चलती है, ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं। फोटो रेस्पायरेशन अभी पीछे बता कर आ रही हूँ किन प्लांट में चलता है बेटा? C3 में। C4 में फोटो रेस्पायरेशन नहीं चलता है। C3 ऐसे हैं जो फोटो रेस्पायरेशन को चलाते हैं और यही मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ट्रांसपिरेशन तो दोनों में ही होगा बेटा, पानी तो जहाँ पर एक्सेस आएगा पानी तो उड़ेगा ही। ग्लाइकोलिसिस भी दोनों में ही चलती है। तो एक ही मेजर डिफरेंस है, वो है हमारा फोटो रेस्पायरेशन। तो बच्चों आप इस साइकिल को C2 साइकिल जिसे मैं कह रही हूँ वेस्टफुल साइकिल, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। उसके बाद ये कैसी है? वेस्टफुल है। इसमें वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है इसमें हमारा ATP प्रोड्यूस हो रहा है या फिर यूज़ हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? यूज़ हो रहा है। तो आप इस साइकिल को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। वैसे तो वेस्टफुल है लेकिन आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फॉर्म इन। प्रोटॉन कहाँ बनते हैं? तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। स्ट्रोमल लैमेला आ गया बेटा। ये क्या पार्ट कहलाता है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लैमेला, ये ग्रैनम, और बेटा इसको एक को क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। वो पूछ रहा है कि इसमें किधर, किस साइड पर प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर वो मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं बेटा? हाई नंबर में, जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा होगा या फिर ब्रेक हो रहा होगा। तो कहाँ पर ब्रेक हो रहा है वाटर का? देखें अब ये जो मैंने बनाया था ना, अब मैं थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर को आपको बड़ा करके दिखाती हूँ।
बेटा ये हमारा एक थाइलाकॉइड बना लिया। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे हमारे फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइट रिएक्शन चल रही होती है। तो बेटा इसके जो ल्यूमन है, थाइलाकॉइड का ल्यूमन, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही होती है, पानी टूट रहा होता है। पानी टूटने से बेटा हाइड्रोजन बन रहा होता है और ऑक्सीजन बन रही होती है। तो बेटा ये जो प्रोटॉन बन रहा है ये कहाँ पर ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। और बेटा जब फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम पे 1 पे मूव करते हैं तो बीच में बहुत सारे हमारे कैरियर होते हैं। वो कैरियर भी क्या करते हैं, बाहर से स्ट्रोमा साइड से हाइड्रोजन को लेने के बाद वापस अंदर भेज देते हैं। तो देखिए एक तो बाहर से अंदर आ रहा है, ऊपर से अंदर टूट भी रहे हैं। तो कहाँ पर हमें इसका अमाउंट ज़्यादा मिलेगा? ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में। बेटा ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों क्लियर हो रहा होगा आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। कह रहे हैं इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट से और रेड ड्रॉप से हमने किसकी डिस्कवरी करी थी? तो आपसे उसकी डिस्कवरी के बारे में पूछ रहा है। देखो बेटा इमर्सन ने क्या करा, इमर्सन ने उनको ये पता करना था कि फोटो सिस्टम है क्या है, कुछ पता नहीं था ना इतना। तो पहले देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले फोटो सिस्टम 2 पता था हमें, फोटो सिस्टम 1 ये होता है हमारा। उन्होंने पहले इस पे लाइट दी 680 नैनोमीटर की। तो बेटा हमारा फोटोसिंथेसिस हमें मिला, अमाउंट हमारा यहाँ तक हुआ। फोटोसिंथेसिस का अमाउंट हमें समझिए इतना मिला कि 40% हमारा फोटोसिंथेसिस हुआ, हमारा बना। उसके बाद उन्होंने 700 नैनोमीटर की लाइट दी, दोनों को अलग अलग चेक करा। पहले 680 की लाइट देखकर फोटोसिंथेसिस का लेवल चेक करा कि फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने वो नेक्स्ट स्टेप पे गए और उन्होंने क्या करा, अब 700 की लाइट दी। जब 700 नैनोमीटर की लाइट दी तो फिर उसका लेवल चेक करा कितना हो रहा है। फिर उन्होंने क्या करा, दोनों को कंबाइंडली दिया। उन्होंने फोटो 680 की लाइट भी दी और 700 की लाइट भी दी। जब बेटा दोनों लाइट दी तो उन्होंने ये देखा कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का यील्ड है वो बहुत बढ़ गया, कई फोल्ड इंक्रीज हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर 2 फोटो सिस्टम काम करते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2, जो एक 680 की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरा 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेटा इमर्सन से हमें क्या पता चला था, 2 फोटो सिस्टम ऑपरेट साइमल्टेनियसली, 2 फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं। ये हमें इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट से पता चला, क्योंकि उन्होंने पहले एक लाइट दी, फिर उन्होंने दूसरी लाइट दी, फिर दोनों का कंबाइंडली इफेक्ट देखा तो देखा कि फोटोसिंथेसिस का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो उसी से डिस्कवरी हुई है बेटा आपके कि 2 फोटो सिस्टम जो है वो साथ में काम करते हैं। आई होप क्लियर होगा बेटा। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ प्लांट इन योर गार्डन। देखो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके आपको दे दिया, कुछ है नहीं इसमें, आप पढ़ो। लाइंस उन्होंने कई दे रखी हैं लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, अ प्लांट इन योर गार्डन, आपके गार्डन में एक प्लांट है। अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। बेटा फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड कर रहा है कि भाई मैं फोटो रेस्पिरेशन नहीं करूँगा, वो ये कह रहा है। तो इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि हाँ वो C3 प्लांट तो नहीं है। कौन सा प्लांट है बेटा, C4 ही हो सकता है। इतना आइडिया हमें एक लाइन से पता चल गया। ऐसे सोचा करो। हैज़ इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी। बेटा फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है वो, लेकिन और उसके बाद क्या है, उसकी वाटर की यूज़ करने की इफिशियंसी ज़्यादा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर रहा है तो वाटर का यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा करेगा। उसके बाद बेटा शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है तो अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहा है, फोटोसिंथेसिस में। जब एक काम नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा, और दूसरे काम क्या कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है हाई रेट से एंड हाई टेम्परेचर। और बेटा वो क्या कर रहा है, वो हाई टेम्परेचर को भी टेल्यूरेट कर रहा है। तो अब ये बताना है कि आपको कि ये कौन सा प्लांट है। तो कुछ नहीं है, आप कीवर्ड्स पे जाइए। क्वेश्चन इतना लंबा है। फोटो रेस्पिरेशन लॉस को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। दूसरा इम्प्रूव वाटर इफिशियंसी, वाटर की इफिशियंसी भी उसकी अच्छी है।
फोटोसिंथेसिस भी अच्छा कर रहा है और टेम्परेचर को भी बेटा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है और नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन भी कर रहा है। चलो आपको नहीं पता नाइट्रोजन का, लेकिन आपको फोटो रेस्पिरेशन का और टेम्परेचर का तो पता ही होगा कि C4 प्लांट क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव करा जाते हैं। C3 हमारे नहीं करा पाते हैं, वो 25 से 30 पे ही खत्म हो जाते हैं, मतलब इतना उनका वो है, इतना टॉलरेट कर सकते हैं। और वो कितने पे कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस? 40 से भी अबव पे। तो हमारा बेटा इससे आंसर क्या क्लियर हो रहा है कि हमारा कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट है, C3 नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सर तो बैक्टीरिया के बारे में पूछा है इन्होंने, उसने प्लांट के बारे में पूछा है। फिक्सेशन में तो बैक्टीरिया भी यूज होते हैं ना, चलो हम प्लांट को मारना है, लेकिन प्लांट के साथ बैक्टीरिया का भी यूज आता है। और बेटा कैम साइकिल तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक, वो तो उसके तो कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। कह रहे हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट पैप किस में CO2 को एक्सेप्ट करता है? C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, C2, C3 एंड C4। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। पढ़ा ही नहीं, हमारा NCERT में C2 प्लांट का कोई नाम ही नहीं है। C2 साइकिल जरूर पढ़ी हमने, तो एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बेटा देखिए C3 C4 या C3 C4 दोनों बात ही एक ही है, या तो अलग अलग पूछ रहा है कि या फिर कंबाइंडली। तो देखिए बेटा CO2 का एक्सेप्ट कौन करता है? दो प्लांट होते हैं हमारे C3 C4। C3 में साइकिल कौन सी चलती है? बेटा वहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें भी होता है, इसके अंदर दो साइकिल देखिए इसमें दो साइकिलें चलती हैं, एक C3 साइकिल चलती है और एक C2 साइकिल चलती है। इसमें भी दो साइकिल चलती हैं, कौन सी? C3 एंड C4। इसमें C2 नहीं चलती है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि पैप किस में प्रेजेंट होता है? बेटा देखिए इसके अंदर तो हमारा रुबिस्को एंजाइम होता है। कौन होता है? रुबिस्को। वो क्या करता है, मीजोफिल सेल में CO2 को ट्रैप करा के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये देखिए रुबिस्को आ गया इसमें, तो हमारा पैप तो हो नहीं सकता, तो हमारा C3 आंसर तो कट गया। क्योंकि अगर रुबिस्को की बात कर रहे होते हैं कि CO2 किसको, रुबिस्को कहाँ पर CO2 को कैप्चर करता है, तो हम C3 पे जाते हैं, बट इन्होंने पैप दे रखा है। तो बेटा पैप हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? C4 प्लांट में। C4 प्लांट की मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। C4 प्लांट में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, मीजोफिल सेल और बेटा बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल के अंदर भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बंडल शीथ सेल के अंदर भी। तो बेटा मीजोफिल में क्या आ रहा है? P आ रहा है। तो बेटा पैप कहाँ प्रेजेंट होगा? मीजोफिल में, ठीक है ना। पैप कार्बोक्सिलेज आपका कहाँ प्रेजेंट है? मीजोफिल में। और बंडल शीथ में क्या आ रहा है बेटा? B आ रहा है। तो रुबिस्को में भी बेटा B आता है। C3 साइकिल तो इसमें भी चल रही है ना C4 प्लांट में, लेकिन सेल अलग हो जाएगी, उधर चल रहा है मीजोफिल में और इधर चल रहा है बंडल शीथ में। तो रुबिस्को में भी बेटा B आ रहा है, तो बंडल शीथ में भी B आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि मीजोफिल में P आ रहा है, तो पैप केस कहाँ मिलेगा हमारा? पैप एंजाइम हमारा मिलेगा मीजोफिल में। और अगर वो आपसे पूछ लेता है रुबिस्को किधर पाया जाता है, तो आप क्या लगाते? C4 साइकिल में रुबिस्को किधर मिलता है? मीजोफिल में या फिर बंडल शीथ में? तो आप उस पर जाते बंडल शीथ में। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात करिए कि लाइट रिएक्शन से हमें क्या नहीं मिलता है, ध्यान रखना है, उसने नॉट पूछा है। तो बेटा ATP तो हमें मिलता है लाइट रिएक्शन से, ऑक्सीजन भी मिलता है, NADPH भी मिलता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के तो प्रोडक्ट हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो लाइट रिएक्शन में हम किसका फॉर्मेशन कराते हैं? ATP का फॉर्मेशन कराते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, अभी बताकर आई हूँ मैं पीछे, वाटर की स्प्लिटिंग होती ल्यूमेन में। ल्यूमेन में क्या हो रहा था हमारा बेटा? वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, उससे क्या मिल रहा था? ऑक्सीजन मिल रहा था, और हमें क्या मिल रहा था? और हमें प्रोटॉन मिल रहे थे। मिल रहा था नहीं मिल रहा था? तो ये भी किसका प्रोडक्ट है? लाइट रिएक्शन का। लेकिन बेटा हमने NADH नहीं पढ़ा है। NADH कहाँ मिलता है हमारा? ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, उधर बनता है NADH। फोटोसिंथेसिस में NADH का कोई रोल नहीं होता है। तो आप याद रखना NADH और NADP में कभी भी कंफ्यूज हो तो याद रखना P आ रहा है,
तो पी मतलब क्या हो गया बेटा, फोटोसिंथेसिस। बाकी ऑप्शन तो करेक्ट है आपका, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, विद रेफरेंस टू फैक्टर्स दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नॉट करेक्ट पे बहुत फोकस करा करिए, जल्दबाजी में आप नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ जाते हो, तो आप उसका फोकस रखना बेटा। तो आपको क्या बताना है, नॉट करेक्ट पूछा है किसके रेफरेंस में, फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स उसने बता रखे हैं और आपसे पूछ लिया है कि इसमें नॉट करेक्ट कौन सा है, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखें, लाइट सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन अगर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। कह रहे हैं कि अगर आपने सनलाइट को दिया, प्लांट को आपने सनलाइट दी, तो कितने पे वो सैचुरेट हो जाएगा, कह देगा भाई अब मुझे और लाइट नहीं चाहिए, मैं इतने में ही काम करूंगा। सैचुरेशन आ जाता है ना, जैसे हम कहते हैं फुल हो गया, हम कुछ खाते हैं, हम कहते हैं भाई अब नहीं खा सकते, हम सैचुरेट हो जाते हैं खा के। तो ऐसी प्लांट है, तो प्लांट को कितनी सनलाइट दें कि वो सैचुरेशन लेवल को अचीव कर ले। तो बेटा अगर हम उसे 10% ऑफ सनलाइट से जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, अगर हम उसका 10% प्लांट को दे दें तो वो सैचुरेट हो जाएगा। वो कहेगा बस अब मैं इससे ज़्यादा लाइट नहीं ले सकता, ठीक है, वो उसका अपना 100% हो गया, भाई इतना ही चाहिए मुझे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बच्चों नेक्स्ट पे आ जाइए। इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2, आपने क्या करा, CO2 को इंक्रीज कर दिया। अब कितना इंक्रीज कर दिया, 0.5%। अच्छा हमें पता है एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन कितनी होती है बेटा, 0.03 से 0.04 मान लो ऑलमोस्ट, वैसे ज़्यादातर ये कंसीडर करते हैं हम, 0.03 होती है। हमने उसको इंक्रीज कर दिया कितना, 0.05 पहुँचा दिया। तो कह रहे हैं CO2 का फिक्सेशन रेट इनहेंस हो जाएगा। हाँ, CO2 का अमाउंट बढ़ा दिया तो फिक्सेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बेटा ये भी तो एक लेवल तक ही इंक्रीज कर सकते हो आप बियॉन्ड 0.5 अगर जाओगे तो फिर वो टॉक्सिक हो जाएगा, वो हमारे प्लांट के लिए अब यूजफुल नहीं रहेगा, वो प्लांट के लिए एज अ टॉक्सिक काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी इन्होंने 0.5 कंसंट्रेशन दे रखी है, तो हम इसको करेक्ट मानेंगे कि इन्होंने क्या करा, CO2 का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। जब CO2 का लेवल इंक्रीज कर दिया तो फिर हमारा क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस अच्छा हुआ। बात सही है, बात सही है, लेकिन ऑप्शन सही नहीं है बेटा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं C3 प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं विद इनहेंस फोटोसिंथेसिस, और उससे क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस अच्छा कर रहे हैं। वाइल C4 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर, नो बेटा उल्टा दे रखा है, C4 प्लांट हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाते हैं और उस पर वो अच्छा फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन C3 प्लांट ऐसा नहीं करते हैं। C3 प्लांट को ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, ज़्यादा टेम्परेचर पे कौन हमारा टॉलरेट करेगा, C4। तो बेटा यही हमारा ऑप्शन गलत है, लेकिन हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा था, तो हम किसको टिक करके आएंगे, 3 को। तो चले लास्ट वाला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप। क्या कह रहे हैं, टोमेटो जो है वो ग्रीन हाउस क्रॉप है, विच कैन बी ग्रो इन CO2 इनरिच एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। हाँ बेटा, टोमेटो को हम क्या मानते हैं, अपना ग्रीन हाउस क्रॉप मानते हैं, और अगर हम इसे क्या करेंगे, CO2 इनरिच कंडीशन में ग्रो कराएंगे तो ये अच्छा हमें अपना वो देगा, प्रोडक्शन इसका अच्छा हो जाएगा, अच्छी यील्ड मिलेगी इससे हमें। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है ये। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, C3 प्लांट्स में जो होता है टेम्परेचर का उन्होंने उल्टा दे रखा है, हायर नहीं होता, यहाँ पर लोअर आता है। करेक्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो उन्होंने क्या दिया है, इन हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का अभी हम पीछे भी पढ़कर आए, वहां पर उन्होंने क्या पूछा था, कौन सा एंजाइम है जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब इन्होंने भी वहीं पर पूछ लिया कि कौन उसको, CO2 आ रहा है तो कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो हैच स्लैग पाथवे किसे कहते हैं, पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए। कौन सा पाथवे है बेटा, ये C4 का ही दूसरा नाम है, बस नाम चेंज कर दिया, बाकी काम वही है। C4 में कह रहे हैं CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है, रुबिस्को,
नहीं, रुबिस्को तो C3 में करता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, बेटा कौन करता है हमारा? पैप। कौन करता है? अभी पढ़ा कर आ रही हूँ मैं, पैप। पैप क्या करता है? C4 में CO2 को एक्सेप्ट करता है, और C3 में कौन करता है बेटा? रुबिस्को। बस दो याद रखने हैं आपको, दो एंजाइम है जो CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, एक रुबिस्को, लेकिन रुबिस्को किधर कर रहा है? C3 में, और एक पैप। पैप कहाँ पर कर रहा है बेटा? C4 में। बस चलिए बेटा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन, जिसे हम PQ से भी लिखते हैं, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है? कह रहे हैं प्लास्टोक्यूनॉन किससे इलेक्ट्रॉन लेके किसको देता है? ये तो हमें पता है, प्लास्टोक्यूनॉन क्या है? कैरियर है, वो इलेक्ट्रॉन को एक से लेके दूसरे पे पास कर दे, जैसे पासिंग द पार्सल चल रहा है। तो कह रहे हैं प्लास्टोक्यूनॉन किससे लेता है? अच्छा देखिए, फोटो सिस्टम 2 में कौन है? फोटो सिस्टम 2, ये क्या करता है? जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? वैसे तो कई इंटरमीडिएट है, लेकिन हम मान लेते हैं प्लास्टोक्यूनॉन को दे दिया इसने। इसने क्या कहा? फोटो सिस्टम सेकंड ने क्या करा? अपना इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया? प्लास्टोक्यूनॉन को दे दिया, ठीक है ना। अब ये किसको देगा? इसके बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है? तो बेटा ये देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। तो ये समझिए, यहाँ पर प्लास्टोक्यूनॉन है, यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है हमारा B6F। उसने प्लास्टोक्यूनॉन ने क्या करा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पर दे दिया। वही पूछ रहा है आपसे कि लाइट रिएक्शन में वो किससे लेके किसको देता है? तो बेटा फोटो सिस्टम 2 से लेके साइटोक्रोम B6F को दे देता है। फोटो सिस्टम 1 में हमारा प्लास्टोक्यूनॉन नहीं होता है, ये तो उल्टा ही हो गया। जिसे बेटा ये आपने पढ़ा भी होगा, जेड स्कीम पाथवे भी कहलाता ही है, कि ऐसे करके वो अपने इलेक्ट्रॉन को पास करते जाते हैं। तो पहले कौन आता है? फोटो सिस्टम सेकंड आता है, फिर प्लास्टोक्यूनॉन आता है, फिर साइटोक्रोम B6 आता है, फिर वो फोटो सिस्टम 1 को देता है, फिर फेराडॉक्सिन को देता है, फिर फेराडॉक्सिन रिडक्टेज उसको लेने के बाद हमारा बना देता है NADPH जो भी बनता है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन 14 पे आते हैं। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट फोटो सिस्टम 2। देखो अभी मैंने आपको बताया कि फोटो सिस्टम 2 क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको दे रहा है? प्लास्टोक्यूनॉन को। बेटा जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई ना। अब इसकी कमी को कौन फुल करेगा? भाई मैंने आपको कुछ दिया तो मेरे पास तो वो चीज़ कम हो गई ना, मुझे भी तो कहीं से लेनी पड़ेगी। तो ये कहता है मैंने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, लेकिन मैं कहाँ से लूँ? तो फिर वाटर आता है। वाटर कहता है मैं दे रहा हूँ तुम्हें इलेक्ट्रॉन। वाटर क्या करता है? वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, अभी बता रही हूँ मैं आपको। थाइलाकॉइड के लियोमन में यहाँ पर क्या है? फोटो सिस्टम सेकंड है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? प्लास्टोक्यूनॉन को दे दिया। प्लास्टोक्यूनॉन ने आगे चला दिया, लेकिन इसके पास तो कमी हो गई। ये किससे ले अपना इलेक्ट्रॉन? तो बेटा ये वाटर से लेता है। वाटर क्या करता है? स्प्लिट होता है, प्रोटॉन दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, और बेटा इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? ये ले लेता है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग से क्या क्या बन रहा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी यूज हमने पढ़ लिया, प्रोटॉन का भी। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देता है? अपना आगे। आगे किसे? फोटो सिस्टम सेकंड, क्योंकि इसने क्या मांगा है? इसने इलेक्ट्रॉन ही तो मांगा। इसने कहा मैंने अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कराएगा? वाटर ही कराएगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पूछ रहे हैं कि अब देखिए फिर आपसे एक ही क्वेश्चन पे वो है कि इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। तो आपको इसको फोकस करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? रुबिस्को के बारे में बता दिया। रुबिस्को क्या एक एंजाइम है, कहाँ मिलता है हमें? C3 प्लांट्स में मिलता है, मेनली मेसोफिल सेल में, जो क्या करता है? CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है। रुबिस्को एक्शन रिक्वायर्ड ATP एंड NADPH। रुबिस्को को काम करने के लिए ATP और NADPH चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, क्योंकि रुबिस्को कहाँ काम कर रहा है? डार्क रिएक्शन में। हम कहते हैं नहीं है, एक होती है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, एक होती है बेटा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हमारा क्या बन रहा है? ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, और ऑक्सीजन बन रहा है। ये तो इधर जनरेट हो रहा है।
ये बन के कहाँ जाएंगे, कोई काम तो होगा, किस लिए बन रही है, तो बेटा ये इसलिए बन रहा है कि ये कहाँ पर काम आ जाए, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में ये क्या करेंगे, ये एनर्जी जाके किसको हेल्प करती है, रुबिस्को को। सही बात है, ATP एंड NADPH किसको चाहिए होता है, रुबिस्को को। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन वही बात हमारा आंसर नहीं है ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, रुबिस्को इज अ बाय फंक्शनल एंजाइम। हाँ देखो बेटा, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, रुबिस्को कैसा है, बाय फंक्शनल एंजाइम है। देखो कैसे, रुबिस्को, C आ रहा है मतलब ये CO2 से ही बाइंड कर रहा है, O आ रहा है मतलब ये ऑक्सीजन से ही बाइंड कर रहा है, तो दो काम कर रहा है ना, CO2 से ही बाइंड कर रहा है और ऑक्सीजन से ही बाइंड कर रहा है। तो बेटा CO2 से ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो क्या करेगा, ये फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी बताया आपको कैसी प्रोसेस है ये बेटा, वेस्ट, बिल्कुल बेकार, हमारा ATP यूज कर रही है। और उसके बाद अगर ये CO2 से बाइंड करेगा तो बेटा हमें पता ही है ये हमारे काम की है, ये हमारे लिए ग्लूकोज बनाएगा डार्क रिएक्शन जला के। तो रुबिस्को दो काम कर रहा है, एक तो CO2 से बाइंड कर रहा है और एक ऑक्सीजन से, और दोनों काम करने के बाद साइकिल भी अलग चला रहा है, एक में C2 साइकिल चला रहा है, एक में C3 साइकिल चला रहा है। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए क्या है ऑप्शन, इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल। अभी रुके, आप इसको क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। C4 प्लांट में साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी, रुबिस्को कहाँ पर काम कर रहा है, मैंने बताया C4 प्लांट में कितनी बेटा कितनी सेल्स हैं, 2 सेल, एक हमने पढ़ा मीजोफिल और एक हमने पढ़ा बंडल शीथ सेल। अच्छा मैंने अभी बताया मीजोफिल सेल में हम याद रखेंगे P से, P मतलब पैप एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है, पैप एंजाइम। तो बेटा बंडल शीट में मैंने कहा B आ रहा है और रुबिस्को में भी क्या आ रहा है बेटा, B आ रहा है। तो आप क्या याद रखोगे, बंडल शीट में कौन प्रेजेंट है, रुबिस्को, और यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल, उल्टा दे दिया। तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, लेकिन यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन गलत है, आंसर सही है। इसको ट्रिक से याद रखिएगा आप, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएंगे। मीजोफिल में P आ रहा है तो उसमें हमें पैप मिलेगा, और बंडल शीट में हमारा क्या मिलेगा, B आ रहा है, तो रुबिस्को में भी B आ रहा है। ठीक है बेटा, ट्रिक से याद करा करो, याद रहेंगे लॉन्ग टर्म में। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड। हाँ रुबिस्को क्या करता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट लेता है और बेटा CO2 लेता है, और दोनों को क्या बना लेता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है ना 6 कार्बन का, फिर वो टूट करके 3 कार्बन का अनस्टेबल वो स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है 3PGA, तो वही बना लेता है। तो रुबिस्को किसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है, हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड, क्या नाम है उसका, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। आई होप बच्चों ये आंसर क्लियर होगा आपको भी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ मैचिंग टाइप क्वेश्चन, मैचिंग में तो आपको 1-2 भी पता होते हैं तो आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाता है, और वैसे भी मैचिंग भी आसान है, पढ़ते आ रहे हो बचपन से। क्लोरोफिल किस कलर का होता है बेटा, क्लोरोफिल A किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन। तो हमारा A का थर्ड हमारा 2 में, हमारे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेशन से सॉल्व करा करो। क्लोरोफिल B बेटा कैसा होता है, येलो ग्रीन। कैरोटीनॉइड तो याद ही रखना, कैरेट किस कलर की होती है, ऑरेंज कलर की, येलो टू ऑरेंज। और ज़ैंथोफिल कैसा होता है बेटा, येलो होता है, तो मैच कर लो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको इतना पता होगा कि कैरेट किस कलर की है, ऑरेंज, तो येलो टू ऑरेंज इसका करेक्ट मार देंगे हम। तो डी का हमारा क्या आ गया बेटा 1, डी का 1, ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट करा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें डी का क्या दे रखा है, सेकेंड। ठीक है, तो बेटा याद रखना क्लोरोफिल A किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन, B किस कलर का होता है, येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल कैसा होता है, येलो, और कैरोटीनाइड बेटा कैसा होता है, ऑरेंज। ओके, इन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लिया करो, क्योंकि मैचिंग से हो सकता है भी मैचिंग में पूछ लिया, अगली बार वो आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले,
तो PYQ बहुत सारे PYQ आप देख रहे हो सेम कंसेप्ट पे रिपीट हो रहे हैं, तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल में कौन सा, चलो ये भी छोड़ो, अगर आपको इतना पता है ना वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा है, उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। देखो ज़ैंथोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, कैरोटीनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं, ये फैट सॉल्युबल है बेटा, ये फैट के अंदर घुलते हैं। वाटर सॉल्युबल हमारा एक ही एंथोसाइनिन, ठीक है ना। कैसा कलर देता है ये, पर्पल, पिंक पर्पल ऐसा कलर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर इनकरेक्ट। पहले आपको पेपर मिलता है, उस पर आप सबसे पहले करेक्ट है इनकरेक्ट है उसको टिक करा करो। अगर करेक्ट पूछा है तो, इनकरेक्ट पूछा है तो, इससे बहुत सारे आंसर भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रोमल लैमेला हैव फोटोसिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADPH रिडक्टेस। अब देखो स्ट्रोमल लैमेला क्या होता है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारा थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के स्टक को हम ग्रैनम कहते हैं। ये क्या है, थाइलाकॉइड, ये क्या हो गया पूरा ग्रैनम, ये दूसरा हमारा आ गया। तो बेटा ये जो बीच का है, बीच का पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेला। क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेला। तो बेटा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हमारा फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारा फोटोसिस्टम 2 यहाँ प्रेजेंट होता है दबे हुए पार्ट में। देखो फोटोसिस्टम 1 हमारा मिलता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, वो कहता है भाई मैं तो फर्स्ट आया हूँ, मैं किसी से नहीं दबूंगा, मैं तो खुली जगह में रहूँगा। तो देखो ये खुली हुई जगह है ना, किसी से दब नहीं रही है, ये भी किसी से नहीं दब रही है, ये साइड भी किसी से नहीं दब रही है, ये भी। तो बेटा जो खुला हुआ एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। और 2 कहाँ होता है बेटा, वो सप्रेस्ड रीजन में होता है। अब ये इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको फोटोसिस्टम 2, यहाँ पर भी ज़्यादा अमाउंट में, वैसे तो सब जगह प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिस्टम 2 आपको यहाँ मिलेगा। तो स्ट्रोमल लैमेला में फोटोसिस्टम 1 होता है, ये बात हमने पढ़ ली, क्योंकि ये तो खुले हुए रीजन में है, वो तो कह रहा है भाई मैं तो आराम से जाके बैठूंगा, मैं तो फर्स्ट पोजीशन आई है। तो ये क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन सही है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ग्रैना लैमेला है वो तो फोटोसिस्टम 1 और 2। देखो अभी बताया नहीं बताया, ये क्या है, ग्रैना, ठीक है ना। थाइलाकॉइड के स्टैक को क्या कहते हैं, ग्रैना। और ग्रैना में क्या है बेटा, फोटोसिस्टम 2 और 1 दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 1 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 1 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्ट्रोमल लैमेला में 1 प्रेजेंट होता है, याद रखना। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो दब रहा है दबे हुए पार्ट में तो 2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, और जो खुला पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, 1 ज़्यादा होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 और 2। पहले क्या है देखो, इन्होंने क्या पूछा, साइक्लिक। साइक्लिक किसे कहते हैं कि भाई यहाँ से चला और वापस वहीं पर आ गया, ये तो था साइक्लिक। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कह रहे हैं कि आपका फोटोसिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होता है और 2 भी होता है। नहीं बेटा, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और घूम फिर के 1 पर ही आ जाते हैं, 2 का कोई रोल नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। साइकिल है, 1 से चले 1 पर ही वापस। और इन्होंने क्या कह दिया, साइकिल में जो है दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं हमारा सिर्फ 1 इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर तो यही है ना। और देखो फोटोसिस्टम 2 मैं लिखवा ही देती हूँ आपको, देखिए साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को बेटा हम जेड स्कीम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जेड स्कीम। साइक्लिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलता है वहीं पर आता है, तो फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है ओनली। और इसमें क्या होता है, जेड स्कीम, ये फोटोसिस्टम 2 से चला, फिर गया अपने इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन पे, फिर नीचे आ गया साइटोक्रोम B6 से, फिर फोटोसिस्टम 2 पर आता है, फिर वो वापस से जाता है पैराडॉक्सिन के पास। तो ऐसे क्या बन रहा है बेटा, जेड बन रहा है, नहीं बन रहा है, और दोनों इन्वॉल्व आ रहे हैं। तो हमारे जेड वाला जो होता है नॉन साइक्लिक होता है। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो वो वापस नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चल दिया फोटोसिस्टम 2 से तो वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन किससे मांग रहा था, वो जा रहा था वाटर के पास, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन खो गया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो उसका कौन फुलफिल कर रहा था, वाटर। लेकिन अगर फोटोसिस्टम
1 से कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो किसी से नहीं मांगता है, वो कहता है भाई मेरा तो लौट के वापस ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा साइक्लिक याद रखना, साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ही खत्म हो रहा है। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 1। तो यही हमारा आंसर है। बोथ एटीपी NADPH आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ बेटा, Z स्कीम के ही अंदर हमारा क्या बनता है, एटीपी भी बनता है और NADPH भी बनता है, ठीक है। क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, बचा क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन की वजह से क्या हुआ बेटा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, तो हमारा वहाँ पर एटीपी बन गया। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, वो जाने के बाद क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फेराडॉक्सिन पे। फेराडॉक्सिन उसे फेराडॉक्सिन रिडक्टेज को दे रहा है, वो बना क्या दे रहा है, NADPH से NADPH का फॉर्मेशन कर दे रहा है NAD से, ठीक है। तो हमारे ATP NADPH कहाँ बनता है, कहाँ पर, नॉन साइक्लिक में। और साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ ATP बनता है। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। लाइट इंडिपेंडेंट नाम बदल दिया है, लाइट इंडिपेंडेंट, जो लाइट पे डिपेंड नहीं है। लाइट पे डिपेंड नहीं है मीन्स क्या है, वो डार्क रिएक्शन। तो आपसे पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, डार्क रिएक्शन है। तो बेटा इसके लिए भी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे तो लाइट रिएक्शन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, फिर फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, फिर फेराडॉक्सिन रिडक्टेज प्रेजेंट है। तो ये ऐसे करके Z स्कीम चला रहा है, यहाँ पर हमारी लाइट रिएक्शन चल रही है। तो थाइलाकॉइड तो है नहीं बेटा, और फोटोसिस्टम भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो लाइट रिएक्शन में काम कर रहे हैं ना। तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स में हमारी क्या चलती है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, स्ट्रोमा के मैट्रिक्स में। ये अभी मैंने बनाया भी था, ये थाइलाकॉइड बनाया था, ये स्ट्रोमल लैमेला बनाया था। तो यहाँ पर चल रही है बेटा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यहाँ हो रही है, और लाइट रिएक्शन इसकी मेम्ब्रेन पर हो रही है, ठीक है बेटा। और फोटोसिस्टम 1 और 2 कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइट रिएक्शन में। आई होप क्लियर होगा। तो इसका बेटा क्या होगा, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्ट्रॉम मीन्स क्या होता है, तूफान, आंधी तूफान आ जाता है, क्या होता है, रात हो जाती है। तो रात वाली रिएक्शन कहाँ पे चलनी चाहिए, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा के मैट्रिक्स में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्लांट क्या क्या लेगा लाइट रिएक्शन करने के लिए। CO2 चाहिए, CO2 नहीं चाहिए। CO2 क्यों चाहिए, ATP बनाने में CO2 का तो कोई रोल नहीं है। CO2 तो हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज बनाने में चाहिए, और ग्लूकोज कहाँ बना रहे हैं हम, डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में CO2 का काम नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है, ऑक्सीजन तो बनती है ना। हमारा क्या क्या बन रहा है बेटा, NADPH बन रहा है, ATP बन रहा है, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है वाटर की स्प्लिटिंग से। ये तो कई बार आ गया ना, वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। तो ये भी नहीं चाहिए। हाँ वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर टूटेगा तभी तो चलेगी रिएक्शन। और क्या चाहिए बेटा, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, लाइट रिएक्शन में लाइट तो ऑब्वियसली चाहिए होती है, और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, और वाटर चाहिए होता है, तभी तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोडक्ट बनेंगे ना। ATP NADPH का फॉर्मेशन करनी है, ये सब चाहिए होता है। तो आप याद रखोगे लाइट रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, हमें CO2 नहीं चाहिए ना, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो हमें मिल रहा है उसमें, और CO2 हमारा यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में। तो बेटा ये भी हमारा, अब आप ऑप्शन मैच कर लो, तो हमारा क्या है, 3rd 4th एंड 5th, मतलब CDE ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पर। द रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम 2 हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। देखो फोटोसिस्टम 2 कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, आपसे बस यही पूछा है। तो हमें 2 लाइट्स याद रखनी है, एक है 680 और एक है 700। अच्छा आपसे पूछा है कि फोटोसिस्टम, बाकी तो हमारी लाइट्स का हम पढ़ते ही नहीं है ना, हमारी बुक में नहीं है इतना, हमारे नहीं ये 2 लाइट्स काम की हैं, इतना तो पता ही होगा। अगर आप बेसिक पढ़कर आए हो तो आपको ये पता है कि 2 लाइट्स हैं हमारे लिए। सॉरी मैंने गलत काट दिया, 700 और 680, ये 2 लाइट
हमारे लिए यूजफुल है फोटोसिंथेसिस में। तो हमारी 680 के लिए बेटा कहाँ पर होगा, कौन सा फोटो सिस्टम 680 की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटो सिस्टम 2। कौन सा, फोटो सिस्टम 2। देखो क्या है, फोटो सिस्टम 2 क्यों ले रहा है, इसका नंबर कम आए ना, 680 कम होता है, छोटा होता है, जिसके नंबर कम आते हैं वो क्या होता है, वो सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है ना। ऐसे बेचारे को कम नैनोमीटर की लाइट मिल रही है तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले को देगा। और जो 700 है वो ज़्यादा नैनोमीटर की लाइट है, 700 बड़ा है, तो ये जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वो क्या बनेगा, फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट को कितने नैनोमीटर की लाइट चाहिए, 700, और फोटो सिस्टम 2 को 680। जो कम है उसके नंबर कम, जो ज़्यादा है उसका नंबर ज़्यादा। तो फोटो सिस्टम 2 की बात करिए बेटा, तो 2 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस में बेटा हम क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो कह रहे हैं इसमें से हमें क्या क्या चाहिए एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। तो देखो पहले क्या करना चाहिए, हमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट मेंटेन करना है कि एक साइड में प्रोटॉन कम हो और दूसरी साइड में प्रोटॉन ज़्यादा हो। तो कम ज़्यादा के लिए हमें क्या करना चाहिए, बीच में एक मेम्ब्रेन चाहिए जो इस डिफरेंट को क्रिएट करे कि भाई यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए। तो मेम्ब्रेन हमारे 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है बेटा, फिर क्या चाहिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट। मेम्ब्रेन के आसपास हमने ग्रेडियंट बनाया है ना, तो वो ग्रेडियंट भी तो बने। देखो ये मेम्ब्रेन मान ली, यहाँ पर प्रोटॉन हमने हाई कर लिए, यहाँ पर प्रोटॉन हमारे कम है, तो ये ग्रेडियंट बन गया ना, हाई से कम की तरफ एक ग्रेडियंट बन गया। तो पहले हमें क्या चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए। दोनों में दे रखा ऑप्शन, एलिमिनेट नहीं कर सकते। प्रोटॉन पंप चाहिए, दोनों में है, क्योंकि प्रोटॉन को पंप करेगा, कॉम्प्लेक्स 5% होता है ना, वो क्या करता है, जिसे हम एटीपी सिंथेस कहते हैं, ये क्या करता है, पंप करेगा कि यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है यहाँ प्रोटॉन कम है, तो लो फेंका उसने बाहर। जब वो फेंकता है तो फिर क्या होता है बेटा, हमारा एटीपी सिंथेस क्या करता है, उसकी एनर्जी को यूज़ करके एटीपी का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो मेम्ब्रेन चाहिए ताकि वो बैरियर की तरह काम करे कि एक तरफ प्रोटॉन का अमाउंट ज़्यादा हो गया दूसरी तरफ कम हो गया, तो उससे क्या हो गया, बैरियर से ग्रेडियंट मेंटेन हो गया। ग्रेडियंट बना तो फिर अब उस ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए पंप चाहिए, तो हमारा पंप क्या करेगा, उसको बाहर फेंकेगा। बाहर फेंकेगा तो एटीपी सिंथेस बैठा होता है, वो क्या करता है बेटा, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हमारा आंसर क्या है, NADPH सिंथेस की तो बात ही नहीं करेंगे ना, हम एटीपी की बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है बेटा। चलें क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, डिफ्यूज दे रखा है उसने। डिफ्यूजन हमें पता है कौन करता है, गैसेस करती हैं। कुछ भी नहीं करना, अगर हमें गैस दिख रहा है ना तो हमें टिक कर देना उस पर। एडीपी हमारा डिफ्यूज होगा नहीं, ये तो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा ना, फॉस्फोराइलेट होगा। NADPH भी हमारी एनर्जी है जो है कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाके एटीपी बनाएगा, एटीपी भी यूज हो जाएगा हमारा। तो डिफ्यूजन कौन करेगा बेटा, गैसेस, और गैस हमारी एक दे रखी है O2। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। वही क्वेश्चन है बेटा, उसी से रिलेटेड है जो अभी हमने पीछे करा था। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, अच्छा करेक्ट ऑप्शंस पूछे हमसे। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन साइड ऑफ द थाइलाकॉइड। प्रोटॉन कहाँ बन जाते हैं बेटा, हमें पता है प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हमारे प्रोटॉन हो जाते हैं, ये भी पता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर ही वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है ना, यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ये भी सही बात है। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन कह लो या फिर इनसाइड कह लो, बात एक ही है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ये कैसे सही है, क्योंकि हमारी वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है बेटा, ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, यहाँ पर हमारा वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। वाटर की स्प्लिटिंग होने से हमारा क्या बन रहा है, प्रोटॉन और ऑक्सीजन बन रहा है। और उसके बाद बेटा फिर क्या है, प्रोटॉन एक्यूमुलेट
ल्यूमेन। अच्छा, जहाँ पर प्रोटॉन टूट रहे हैं वहीं पर तो प्रोटॉन का इकट्ठे भी होंगे ना, वहीं पर तो बैठे रहेंगे ना, जहाँ टूट रहे हैं वहीं पड़े हुए हैं, तो ये बात भी सही हो गई हमारी। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। कह रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन कैरियर पे। NADPH reductase stromal side of the proton increase in the number of stroma। बेटा इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं करता है, वो प्रोटॉन कैरियर को करता है। क्या करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और उसने इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन को, प्रोटॉन कैरियर को दे देगा उठा के। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, ये काट दो। तो हमारा ए भी कहाँ पर है, दो ऑप्शन में हमारा ए भी है। NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane proton increase। NADPH reductase भी कहाँ पर होता है बेटा, बाहर की साइड बैठा होता है स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में ही NADPH का फॉर्मेशन करता है। ATP भी कहाँ बनता है, स्ट्रोमा में बनता है, और NADPH भी कहाँ बनता है, स्ट्रोमा में। देखो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, एक है थाइलाकॉइड, ल्यूमेन। ल्यूमेन में हमारा क्या हो रहा है, वाटर टूट रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है। वाटर टूटने से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, प्रोटॉन बन रहा है, ठीक है ना, ये हमारा हो रहा है ल्यूमेन में। और स्ट्रोमा में हमारा क्या होता है बेटा, स्ट्रोमा में हमारा ATP बनता है, एनर्जी हमारी कहाँ बन रही है, स्ट्रोमा में। और NADPH भी हमारा कहाँ बनता है, स्ट्रोमा में, क्योंकि NADPH रिडक्टेस किस साइड होता है, स्ट्रोमा मेम्ब्रेन के पास होता है। तो ये हमारा भी करेक्ट है, क्योंकि वो किधर है, NADPH रिडक्टेस एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, स्ट्रोमा में। प्रोटॉन इंक्रीज नंबर इन स्ट्रोमा, कहना है प्रोटॉन स्ट्रोमा में बढ़ रहे हैं, नहीं, प्रोटॉन तो हमारे ल्यूमेन में टूट रहे हैं। प्रोटॉन कहाँ टूट रहे हैं, ल्यूमेन में। वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पर हो रही है, ल्यूमेन में, तो वहीं पर हमारा प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन का नंबर हमारा कहाँ बढ़ा है बेटा, ल्यूमेन में, ना कि स्ट्रोमा में। तो हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो काट दो। ये गया, ये गया, ABD, ये करेक्ट आंसर है, ये नहीं है हमारा आंसर। तो बेटा आपको याद रखना है वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पर हो रही है, ल्यूमेन में। प्रोटॉन का नंबर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, ल्यूमेन में। ऑक्सीजन कहाँ बन रही है, ल्यूमेन में। अच्छा, अब स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है स्ट्रोमा में। तो आपको याद रखना है एनर्जी कहाँ बनती है, स्ट्रोमा में बनती है, और स्प्लिटिंग कहाँ पर हो रही है, ल्यूमेन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis it is involved। नॉट ट्रू पूछा है बेटा, क्या पूछा है, नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं ATP सिंथेसिस के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके रेफरेंस में हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। NADP से NADPH2 बनता है स्ट्रोमा साइड में, ये बताया मैंने, अभी आपको बता रही हूँ मैं। NADPH2 कहाँ बन रहा है बेटा, स्ट्रोमा में। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो हमारा ATP बनेगा, और ये कहाँ बन रहा है, ये भी स्ट्रोमा में बन रहा है। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी बनाने के लिए देखिए दो ऑप्शन पढ़ लिए हमने, NADPH, NADPH2 बनाता है स्ट्रोमा में, ये हमारा करेक्ट है। दूसरा ATP बनाने के लिए क्या होता है, प्रोटॉन का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, तो हमारा वो हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ब्रेक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की तो बात ही नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन तो हमारा एक फोटो सिस्टम से दूसरे पे जाएगा, फिर अलग कैरियर से होता हुआ वो तो निकल जाता है, उसका ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, नॉट करेक्ट में हमारा ऑप्शन 3 आ गया। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, अभी बताया कि क्या है, प्रोटॉन ल्यूमेन में, प्रोटॉन कहाँ पर है, ल्यूमेन में। ATP बनाने के लिए कहाँ जाना है उनको, स्ट्रोमा में जाना है। तो किसको कूद के जाएंगे, मेम्ब्रेन को कूद के जाएंगे, वही लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा में। वो कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रोमा में, क्या बनाने के लिए, एनर्जी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। पीछे क्वेश्चन आया था कि लाइट रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, लाइट चाहिए थी, क्लोरोफिल चाहिए था लाइट रिएक्शन के लिए। अब सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने क्या कर दिया, रिएक्शन चेंज कर दिया। अब डार्क रिएक्शन में पूछ रहे हैं आपसे, तो डार्क रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, ठीक है ना।
तो क्या लेंगे, हमारा ATP यूज़ होगा, जो लाइट रिएक्शन में बना है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होगा। हमारा NADPH वहाँ बना है, यहाँ पर यूज़ होगा। CO2 को भी चाहिए होता है हमारा, क्योंकि ग्लूकोज बनाना है तो CO2 तो चाहिए। क्लोरोफिल का रोल नहीं होता है, क्लोरोफिल बेटा लाइट रिएक्शन में काम करेगा और लाइट भी लाइट रिएक्शन में काम करेगा। तो ए भी काट दो, यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर ए भी है, CDE हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये पहचानिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइकिल है कौन सी। C2 है, C3 है, C4 है। 2 मिनट लेके इसको आइडेंटिफाई करिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट यूज़ हो रहा है और CO2 यूज़ हो रहा है। यहाँ पर एक रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन का नाम पूछा, फिर B रिएक्शन कौन सी हो रही है उसका नाम पूछा, फिर C रिएक्शन कौन सी हो रही है उसका नाम पूछा है। तो बेटा ये है हमारी C3 साइकिल। कौन सी साइकिल है, C3 साइकिल। कैसे पता चला, क्योंकि हमारा इसमें क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, शुगर बन रहा है, और हमारा किससे बन रहा है, CO2 से। CO2 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइंड हो रहा है। कौन कर रहा है ये काम, ये कर रहा है हमारा रुबिस्को, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल में। ठीक है, उसने उसको करा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, CO2 को जब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ रुबिस्को ऐड कर देता है तो इसे कहते हैं बेटा कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। तो हमारे ए में क्या आएगा, कार्बोक्सिलेशन। ये सही है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है। यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर इन्होंने बी दे रखा है, कार्बोक्सिलेशन बी में नहीं है। हमें इतना क्लियर है कि हमारा CO2 जहाँ पर कैप्चर होता है वही हमारा कार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। क्या है, देखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन रहा है, ट्राईफॉस्फेट बन रहा है, और हमारा क्या हो रहा है, ATP और NADPH का यूज़ हो रहा है। तो ये कौन सी है, ये है बेटा रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में हमारा क्या होता है, ATP यूज़ होता है और NADPH यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बेटा क्या कहलाया, ये रिडक्शन कहलाया। तो पहला हमारा कार्बोक्सिलेशन था, दूसरा रिडक्शन। अरे ये तो ऑप्शन हमारा यहीं पर गलत हो गया था, रीजनरेशन नहीं दे रखा है। रीजनरेशन तो देखो वापस से रीजनरेट कहाँ पर हो रहा है, कि कोई प्रोडक्ट यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये वापस से पहुँच रहा है। तो रीजनरेशन, ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये दोबारा से बन गया, तो दोबारा बनने को क्या कहते हैं, रीजनरेशन। तो सी वाला क्या है हमारा बेटा, रीजनरेशन। तो पहला क्या है, जहाँ पर CO2 रुबिस्को क्या करता है, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट लेता है और CO2 लेता है, दोनों को कंबाइन कर देता है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक पहले 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, वो टूट जाता है, फिर 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसे हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर ये क्या होता है, इसको रिड्यूस करा जाता है, ठीक है ना, शुगर में। हमारा शुगर बन रहा है, तो इसको कहते हैं रिडक्शन साइकिल। और इसमें हमारे 2 ATP और 2 NADPH लगते हैं। कितने बेटा, याद रखो, आगे क्वेश्चन आ सकता है। 2 ATP लगते हैं हमारे और 2 NADPH लगते हैं। कहाँ पर, रिडक्शन में। कौन से साइकिल में, रिडक्शन में, रिडक्शन वाले स्टेप पे। और फिर रीजनरेशन हो रहा है, जब हमारा देखो राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट को तो हम पकड़ के लिए आए थे ना, यार हमारी हेल्प कर दो। अब ऐसा कोई है, हम उसको फुल यूज़ कर लेंगे, हमें उसको वापस भेजना भी होता है ना उसके प्लेस पे। हम कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो उसको तमीज़ से वापस करनी होती है। तो क्या हुआ, CO2 को बचा दिया उसने, तो उसको वापस से पहुँचा के आना है। वापस से पहुँचाने में भी तो एनर्जी जाती है ना, तो बेटा उसको वापस रीजनरेट करने में हमारा 1 ATP जाता है। कितने, 1 ATP। तो हमारे टोटल C3 साइकिल में बेटा हमारे कितने NADPH और कितने ATP लगते हैं, तो हमारे टोटल 3 ATP लगते हैं और 2 NADPH लगते हैं। NADPH कहाँ पर यूज़ हो रहा है, हमारे रिडक्शन में, और 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, और बचा हुआ 1 ATP कहाँ यूज़ हो रहा है, रीजनरेशन में। क्लियर। कोई क्वेश्चन और तो नहीं था। Question number 28. How many molecule of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixation? सेम बात पूछ ली, कि उसने पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में, पहले वो दे दी साइकिल दे दी, फिर आपसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, कि कितने ATP और कितने NADPH हमारे यूज़ हो रहे हैं, किसको फिक्स करने में, एक CO2 को। ग्लूकोज की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक CO2 को फिक्स करने में कितने ATP और कितने NADPH, हमारे 3 ATP लगते हैं, अभी बता कर आ रही हूँ, और 2
DPH लगते हैं। ये कौन सी साइकिल में रखते हैं? रिडक्शन में। और 3 ATP में से 2 ATP तो हमारे रिडक्शन में यूज हो जाते हैं, और बचा हुआ 1 ATP कहाँ जाता है बेटा? वो हमारा रीजनरेशन में जाता है। थोड़ा लेवल इंक्रीज होगा। अब आपसे वापस से ये क्वेश्चन तो पूछने से रहा कि ATP और NADPH कितने यूज होते हैं। अब वो ये नहीं पूछेगा CO2 में, अब वो पूछेगा आपसे, जैसे उसने अभी पूछ लिया रिडक्शन में कितने यूज होते हैं, तो ऐसे रीजनरेशन में ही पूछ सकता है कि कितने ATP यूज होते हैं रीजनरेशन में। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे साइकिल में तो 3 होते हैं, 3 ATP। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। रिडक्शन पूछा है, रीजनरेशन पूछा है, या फिर कार्बन फिक्सेशन पूछा है। ठीक है बेटा? तो हमारा क्या हो गया? एक CO2 को फिक्स करने में हमारे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP लगते हैं। ठीक है, 3 ATP, 2 ATP नहीं लगते, 2 ATP नहीं लगते, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे 3 ATP दे रखे हैं। अब उसके ऊपर हमारे NADPH कितने लगते हैं बेटा? 2, और यहाँ पर इसने कितने दे रखे हैं? 3। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी क्लियर। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है? सेकंड, 3 ATP 2 NADPH। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मैनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखो अलग ईयर में पूछा है, सेम क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर इसने क्या पूछा था? एक CO2 को फिक्स करने में। यहाँ पर इसने क्या पूछ लिया? एक ग्लूकोज को फिक्स करने में। हमें पता है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो वहाँ पर उसने 1 कार्बन की बात करी है। अब उसने कितने की कर ली? 6 कार्बन की। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगर 1 का पता है ना, हम उससे 6 का निकाल लेंगे। हमें पता है कि एक CO2 को फिक्स करने में 3 ATP लगते हैं, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो गया बेटा? 6 तिया 18। तो ग्लूकोज को फिक्स करने में कितने लगेंगे? 18 ATP। तो ये गया, ये गया। 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये तो ATP की बात हो गई। अब बेटा एक ग्लूकोज को फिक्स करने में हमारे NADPH भी पूछे इसने, वो पर भी पूछा था, लेकिन वहाँ पर उसने क्या था? सिर्फ 1 मॉलिक्यूल की बात करी थी। यहाँ पर वही बात आ गई, 6 मॉलिक्यूल की बात करी है। तो अब हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कितने NADPH लगते हैं हमारे 1 को करने में? 2। तो 6 को करने में कितने लग जाएंगे बेटा? 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12 NADPH2 लेंगे। क्लियर? फिर ATP NADPH पे क्वेश्चन, व्हेन 1 CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड। कह रहे हैं जब हम CO2 को एक मॉलिक्यूल को फिक्स करते हैं टू ट्रायोज फॉस्फेट, 3 कार्बन की शुगर में, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकली मेड लाइट एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट यूज इन द रिडक्शन फेज। उसने अब ये नहीं पूछा कि ATP कितने यूज हो रहे हैं, NADPH कितने यूज हो रहे हैं। उसने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि कितनी एनर्जी यूज हो रही है, और हमें पता है ATP और NADPH हमारे क्या हैं? एनर्जीज हैं। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछ लिया अब बेटा? रिडक्शन फेज। क्या किस में पूछा है? रिडक्शन में। पीछे मैं बता रही थी बार बार कि रिडक्शन पे अलग ATP यूज हो रहा है, रीजनरेशन पे अलग। तो ये हमारा पहला स्टेप क्या था? कार्बोक्सिलेशन। सेकंड वाला क्या था? B वाला था रिडक्शन। 3 स्टेप में होती है ना। और थर्ड वाला क्या था? रीजनरेशन। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा? रिडक्शन में। और रिडक्शन में हमारे कितने ATP लग रहे थे? 2। और कितने NADPH लग रहे थे बेटा? 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 ATP 2 NADPH, 2 ATP 2 NADPH, ये हमारा आंसर है। क्लियर? 1 ATP नहीं, वो तो ये कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। 1 ATP तो हमारा रीजनरेशन में जाता है, रिडक्शन में हमेशा 2 जाते हैं, रिडक्शन में 2 जाएंगे। इसको भी आप याद कर सकते हो कुछ कीवर्ड पकड़ के। रिडक्शन में D आ रहा है, D फॉर 2, तो 2 NADPH और 2 ATP। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। बेटा उन्होंने क्या पूछा है? सोरगम में CO2 फिक्सेशन का स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? पहले तो ये बताओ सोरगम कौन सा प्लांट है? C3 C4। रिवाइज करो, अभी बताया था मैंने, मेज, शुगर केन और सोरगम कैसे थे? ये C4 प्लांट थे। कैसे थे बेटा? ये C4 प्लांट। और C4 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सिरिफॉस्फोग्लिसरेट नहीं, ये तो आपको क्रैप साइकिल के प्रोडक्ट दे दिए, कुछ मतलब ही नहीं है इनसे।
ये क्रैब साइकिल का आ गया, एक ग्लाइकोलिसिस का आ गया, इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा C4 नहीं C3 का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है सोरगम में? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कौन से प्लांट है? C4 प्लांट है। C4 प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है बेटा वो 4 कार्बन का ही बनता है, ठीक है। कितने का बनेगा? 4 कार्बन का। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमारा कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। अच्छा, अगर C3 होता तो हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 कार्बन का है, नाम ही इसलिए बेटा 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है तो C4 साइकिल, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है तो C3 साइकिल। क्लियर? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पता करना है कि ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, एक करेक्ट है या एक इनकरेक्ट है। होप क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इन C3 प्लांट, कौन से प्लांट की बात हो रही है? C3। सम CO2 बाइंड रुबिस्को, हैंस सॉरी सम O2 बाइंड रुबिस्को, हैंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। पता है C3 में क्या होता है? C3 में हमारा कौन है? रुबिस्को है। रुबिस्को है, रुबिस्को क्या कर रहा है? CO2 से ही बाइंड कर रहा है और O2 से ही बाइंड कर रहा है। अगर वो O2 से बाइंड कर लेगा तो बेटा हमारा फोटोसिंथेसिस का लेवल तो डिक्रीज हो जाएगा ना, कि वो उधर काम करने चला गया, काम उसको कुछ और करना था, वो कुछ और करने चला गया, तो हमारा फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। C3 प्लांट में क्या होता है? रुबिस्को O2 से बाइंड कर लेता है, इसलिए हमारा फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारा। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। अभी बताया था मैंने आपको C4 प्लांट क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन मीन C2 साइकिल नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं हम C2 साइकिल करें, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में कभी दिख भी जाती है तो हम इसको वो भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नेग्लेक्ट। तो क्या है? C4 प्लांट मीजोफिल सेल शो लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल शीट सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। मीजोफिल सेल तो बेटा कर ही लेती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बंडल शीट सेल बिल्कुल ही नहीं करती हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोटो C4 प्लांट के स्पेशली क्या है? स्पेशल क्या है उनमें? बंडल शीट सेल, मीजोफिल सेल तो दोनों में है ना। मीजोफिल सेल C3 में भी फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो थोड़ा सा अपना काम कर ही लेती हैं, लेकिन बंडल शीट कहती है नहीं भाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहाँ पर भी आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। बिल्कुल करेक्ट। रुबिस्को बेटा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एंजाइम है वर्ल्ड में या फिर अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? रुबिस्को। क्यों? क्योंकि प्लांट में प्रेजेंट है और प्लांट का बायोमास आपको पता है कितना ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं हम ऑप्शन 2 पे। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है। नहीं होती है या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं होती है। तो स्टेटमेंट क्या है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर? What is the role of large bundle sheath cell found around the vascular bundle on C4 plant? बंडल शीट सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा? वेस्क्यूलर बंडल के आसपास ही प्रेजेंट होती हैं, तभी उनका नाम क्या है? बंडल शीट सेल। तो कह रहे हैं बंडल शीट सेल का काम क्या होता है? जब ये वेस्कुलर बंडल के पास प्रेजेंट होती हैं और बेटा इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होता है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा है तो ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को तो इन्वॉल्व होने ही नहीं देती है ना, और फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज कर देती हैं। तो हम क्या, हमें पता है बंडल शीट सेलें तो C2 नहीं चला रही हैं, कौन सी साइकिल चला रही हैं? C3 साइकिल चला रही हैं। और क्या कर रही हैं? ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा रही हैं, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर रही हैं। तो ऑप्शन ढूंढ लो। प्रोटेक्ट वेस्कुलर बंडल टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी। लाइट से वेस्कुलर बंडल को बचाना ही नहीं है ना, क्यों बचाएंगी वो? उनका काम बचाने का नहीं है। टू प्रोवाइड साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन
बेटा फोटो रेस्पिरेशन तो C4 में होता ही नहीं, ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। टू इंक्रीज द नंबर क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्योंकि अपने पास तो क्लोरोप्लास्ट है ही ना इनका बंडल शीट सेल का, तो ये उधर आ गई, तो उन्होंने क्या करा वहां पर भी अपना क्लोरोप्लास्ट उनको दे दिया, तो उनके पास क्या हुआ, नंबर इंक्रीज हो गया। फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, जिससे क्या हो गया, केल्विन साइकिल चल गई। अच्छा केल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या है, C3 साइकिल। C3 साइकिल में हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर दिया इन्होंने। टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, नहीं इनको जरूरत ही नहीं है किसी की, ये तो खुद ही अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं ना, ये तो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं, इजीली फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या है ये कि बंडल शीट सेल क्या करती हैं, अपना क्लोरोप्लास्ट दे देती हैं, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाता है। उन प्लांट में जिनमें बंडल शीट सेल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस अच्छे अमाउंट में बन रहा है, ठीक है ना, अच्छा ग्लूकोज बना रहे हैं, अच्छा खाना बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें फोटोसिंथेसिस। तो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो बेटा जितने भी क्वेश्चन करें मुझे लग रहा है 20 क्वेश्चन में तो फोटो रेस्पिरेशन उसने आपसे पूछ ही लिया है, कहाँ पर होता है, क्या है, कौन से ऑर्गेनल में, किन प्लांट में, बस यही पूछे जा रहा है, तो आपको वही बताना है। अब उसने कह दिया रुबिस्को एंजाइम जो है वो फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है, अच्छा फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है तो कौन से प्लांट में कर रहा होगा, C3 में, C4 तो फोटो रेस्पिरेशन कर ही नहीं रहे ना, तो क्या बना रहा है, देखो जब उसको रुबिस्को को ऑक्सीजन मिल गई तो इसने क्या करा, राइबुलोज 1,5 लिया, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को जोड़ के क्या बना लिया हमारा 6 ऑक्सीजन ले लिया, तो ये 5 कार्बन का होता है ना, राइबुलोज कितने कार्बन का होता है 5 का, और CO2 आयन ने तो 5 के 5 ही कार्बन तो रहेंगे ना, ऑक्सीजन में कोई कार्बन होता है, नहीं होता है, तो 5 कार्बन का राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, वो ऑक्सीजन से जुड़ गया, किसने जोड़ा, रुबिस्को ने। अब वो टूटेगा तो क्या बनाएगा बेटा, 5 कार्बन का है तो टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक 3 कार्बन का कंपाउंड बना लेगा, एक 2 कार्बन का कंपाउंड बना लेगा, ठीक है ना, एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है और एक 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है। अब इसमें आपको देखते हैं क्या क्या दे रखा है, 1 कार्बन 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, ये तो हमें पता है ना 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, बात सही है। 6 का बन रहा है, नहीं, या तो 3 का बनेगा या 2 का बनेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन, नहीं 4 का भी नहीं बनेगा, 3 और 2। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, 2 नहीं बनते, एक ही तो बन रहा है, एक इसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट तो नहीं दे रखा है इन्होंने जैसे इनको देना चाहिए, बट इन्होंने दे तो रखा है ना, तो हम उस पर टिक करेंगे, वरना बेस्ट ऑप्शन ये होता है, ये लिखते हैं कि एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है एंड दूसरा मॉलिक्यूल 2 कार्बन का है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। तो अगर आंसर आगे चेंज भी आए तो परेशान नहीं होना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि रुबिस्को राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को लेता है, 1,5 बिसफॉस्फेट उसने ले लिया और ऑक्सीजन को जोड़ लिया, और उसने क्या बनाया बेटा, ये 5 कार्बन का था तो 5 कार्बन को तोड़ दोगे आप, एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, एक 2 कार्बन का कंपाउंड, इसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, क्लियर, आई होप समझ में आया होगा कि रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद 5 कार्बन के कंपाउंड को 3 कार्बन में और 2 कार्बन में तोड़ देता है, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड बना लिया उसने। आगे बढ़ते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में CO2 को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बताओ, फॉस्फोइनल पायरो, अरे सॉरी इसमें तो खुद ही दे रखा है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज फाउंड इन द म्यूजोफिल सेल। देखो पैप, मैंने ही बताया था पैप कहाँ पाया जा रहा है, पी से पैप, और म्यूजोफिल में भी क्या आ रहा है, पी, ट्रिक से आंसर निकल गया बिना कंफ्यूजन के, पी पी,
पैप कहाँ मिल रहा है? मीजोफिल में। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को। मीजोफिल सेल में रुबिस्को होता है? नहीं। रुबिस्को कहाँ होता है? बी याद रखो, बंडल शीट में क्या मिलेगा? रुबिस्को। बी आ रहा है ना दोनों में, रुबिस्को और बंडल शीट। इसका मैच आप किससे करोगे? बंडल शीट से। तो मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को। हाँ, उन्होंने ये बात लिखी है कि उसमें रुबिस्को नहीं होता है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट। सही बात बता रखी है। उन्होंने कहा है कि पैप कहाँ मिलेगा? मीजोफिल में। और मीजोफिल में कौन नहीं मिलेगा? रुबिस्को। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। थैंक यू बच्चों। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। और बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई मिलेगा। और आप इस वीडियो को देखना ज़रूर, और फोटो रेस्पिरेशन वाली साइकिल को अच्छे से करके जाइएगा। आई होप आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।